जय हिंद दोस्तों। आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 41st डे और आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी के 10 एमसीक्यू को और उसके साथ साथ हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक देख सकते हो क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं और इसको हम अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स के साथ समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, रशियन पार्लियामेंट के बारे में समझेंगे, अमेंडमेंट से रिलेटेड, अमेरिका के पार्लियामेंट से रिलेटेड समझेंगे, एनडीसी से रिलेटेड, जोनल काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 5 ईयर प्लान, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो हम इन सब टॉपिक्स के ऊपर जो है वो अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट्स को भी समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज 41st डे है। अगर आप लोग इससे पहले के सीरीज़ को नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखना तभी बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसके साथ साथ समझो और उसके साथ साथ प्रयास करो क्वेश्चन का आंसर देने का। अब देखो क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है यूपीएससी का 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखो स्टेटमेंट को। द पार्लियामेंट ऑफ रशिया इज कॉल्ड फेडरल असेंबली। जो पार्लियामेंट है रशिया का उसको हम क्या फेडरल असेंबली कहते हैं क्या? रशिया का पार्लियामेंट को फेडरल असेंबली कहा जाता है क्या? ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सो बताओ। द काउंसिल ऑफ फेडरेशन इन द रशियन पार्लियामेंट इज द लोअर हाउस। काउंसिल ऑफ फेडरेशन जो है रशिया का उसे हम लोअर हाउस कहते हैं क्या? रशिया में भी जो है वो पार्लियामेंट जो है वो बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, वहाँ पे भी जो है 2 सदन होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इससे रिगार्डिंग जो है वो स्टेटमेंट दिया गया है। अब यहाँ पे देखो थर्ड स्टेटमेंट में, द नेम ऑफ द अपर हाउस, जो रशिया का अपर हाउस है इन द रशियन पार्लियामेंट, उसको क्या स्टेट ड्यूमा कहा जाता है क्या? तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि लोअर हाउस जो है उसको कहा जाता है स्टेट ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल को जो है उसको कहा जाता है अपर हाउस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा और ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि रशिया के पार्लियामेंट को जो है वो फेडरल असेंबली कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ओनली 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम स्टेटमेंट्स को समझते हैं, तो स्टेटमेंट पे ध्यान दो। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द पार्लियामेंट ऑफ रशिया, रशिया के पार्लियामेंट को क्या कहता है? तो फेडरल असेंबली कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रशिया के पार्लियामेंट जो है वो दो सदन होता है। जैसे भारत का पार्लियामेंट जो है वो 2 सदन का होता है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है, जो कि वहाँ पे क्या कहा जाता है? तो फेडरेशन काउंसिल कहा जाता है, जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है, और स्टेट ड्यूमा कहा जाता है, जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लोअर हाउस किसको कहा जाता है? भारत में लोअर हाउस और अपर हाउस जो है वो किसको कहा जाता है? तो ये बताओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, जो अपर हाउस होता है रशिया का उसमें 170 सीट होते हैं। कितना? 170 सीट होता है, जबकि 450 सीट जो है वो लोअर हाउस में होता है। ठीक है, रशिया के पार्लियामेंट में टोटल कितना सीट होता है? तो 620 सीट जो है वो रशिया के पार्लियामेंट में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट के ऊपर समझते हैं, तो स्टेटमेंट जो है वो क्यों गलत है। तो स्टेटमेंट के बारे में पहले बता चुके हैं कि फेडरल काउंसिल जो है वो किसको कहा जाता है? तो अपर हाउस को कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया था वहाँ पे स्टेटमेंट, क्योंकि वहाँ पे क्या दिया गया था? तो फेडरल काउंसिल के बारे में जो है वो क्या दिया गया था? तो ये लोअर हाउस बताया था। ठीक है, जबकि अपर हाउस को जो है वो स्टेट ड्यूमा कहा था। लेकिन यहाँ पे देखो स्टेट ड्यूमा जो है वो किसको कहा जाता है? तो लोअर हाउस को कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशंस 88 अमेंडमेंट एक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशंस में 88 अमेंडमेंट एक्ट किया गया है संविधान में, इज रिलेटेड टू, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो किस चीज़ से रिलेटेड है? देखो, एम्पावरिंग द सेंटर टू लेवी एंड अप्रोप्रिएट सर्विस टैक्स। क्या 88 अमेंडमेंट में एम्पावर किया जाता है अप्रोप्रिएट सर्विस टैक्स को लेकर के? सेकेंड स्टेटमेंट को समझो। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द नेशनल जुडिशल कमीशन, नेशनल जुडिशल कमीशन से रिलेटेड, नेशनल जुडिशल कमीशंस के गठन के बारे में क्या बताया गया था क्या 88 अमेंडमेंट में? तो ये भी जो है वो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
रीएडजस्टमेंट ऑफ इलेक्टोरल कंसिस्टेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस 2001। तो क्या रीएडजस्टमेंट ऑफ इलेक्टोरल कंसिस्टेंसीज के बारे में बताया गया था क्या, जो कि बेसिस है 2001 के पॉपुलेशन सेंसस से, या फिर ऑप्शन में डी में दिया गया है डिमार्केशन ऑफ न्यू बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, राज्यों के बीच नई बाउंड्री के बारे में बताया गया था क्या। तो ये जो है वो ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 88 अमेंडमेंट जो था वो ऑप्शन नंबर ए से रिलेटेड था। ठीक है, देखो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन 88 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जो कि 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसमें आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 268A को जो है वो जोड़ा गया था। ठीक है, और ये क्या बताता है, तो ये बताता है टैक्स से रिलेटेड जो है अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, टैक्सेस ऑन सर्विस, सर्विस के ऊपर जो टैक्स लगते हैं शैल बी लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच टैक्सेस शैल बी कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो टैक्स है, ये जो सर्विस जो है वो किस प्रकार का टैक्स है, सर्विस जो है वो इनडायरेक्ट प्रकार का टैक्स है। ठीक है, टैक्स जो है वो दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो ये जो सर्विस है वो किस प्रकार का टैक्स है, तो ये इनडायरेक्ट सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इसमें देख सकते हो इट वाज ए टैक्स ऑन सर्विसेज, जैसे कि वैसा जो सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे देख सकते हो कि टेलीकॉम जो है वो क्या है, एक प्रकार का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये क्या है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, द बर्डन ऑफ टैक्स इज पास्ड ऑन द कंज्यूमर्स, ऑन टू कंज्यूमर्स, हेंस इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये जो बर्डन जो है वो किस पे पड़ता है, तो कंज्यूमर पे डायरेक्ट पड़ता है, कंज्यूमर पे डायरेक्ट बजट का बर्डन पड़ता है, जिसके कारण ये इसे क्या कहते हैं, तो इसको जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे देख सकते हो इनडायरेक्ट टैक्स का द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु एक्चुअली बियर्स द बर्डन ऑन ए टैक्स, उसे क्या कहते हैं, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। द टैक्स इज कलेक्टेड बाय द इंटरमीडियरी लाइक ए शॉपकीपर, जैसे कि ये जो टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है इंटरमीडियरी रूप से, जैसे शॉपकीपर के कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो इनसे जो है वो कलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स को। ठीक है, बट द फाइनल बर्डन जो है, फाइनल बर्डन जो पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ता है, तो फाइनल बर्डन कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। जैसे देख सकते हो एग्जांपल के साथ, यू बाय मोबाइल फ़ोन, मान लो कि तुमने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा। ठीक है, जिसका प्राइस कितना है, जिसका प्राइस जो है वो 10,000 है, लेकिन उसमें क्या कर रहा है, तो उसमें GST जो है वो 18% ऐड किया जा रहा है बाद में। ठीक है, GST अगर हम 18% ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11,800 जो है उस मोबाइल फ़ोन का दाम हो जाएगा। और इसमें जो बर्डन पड़ा किसके ऊपर पड़ा, तो इसमें जो है वो कंज्यूमर के ऊपर बर्डन पड़ा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे सर्विस टैक्स वाज इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है लेविड ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था कब, तो 1994 में। ठीक है, गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 88 अमेंडमेंट एक्ट 2003 थ्रू आर्टिकल 268A के तहत लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो एबोलिश्ड एंड मर्ज। लेकिन अब इसको कहाँ मिला दिया गया है, तो अब GST में इंक्लूड कर दिया गया है। 2017 के बाद जो है उसको कहाँ इंक्लूड कर दिया गया है, तो GST में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देख सकते हो, सपोज यू गो टू ए रेस्टोरेंट, अगर मान लो तुम एक रेस्टोरेंट जाते हो जिसका फूड बिल जो है वो कितना होता है, तो 1,000 होता है, सर्विस टैक्स 10% लगता है, 100 रुपया आनी। ठीक है, तो टोटल जो हो जाएगा कितना, 1100 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो रेस्टोरेंट जो है वो कलेक्ट करेगा कितना, तुमसे 1100 कलेक्ट करेगा, लेकिन इसमें से जो है वो तुम सर्विस टैक्स कितना दिए, सर्विस टैक्स जो है वो 100 रुपये दिए, जो कि पेड टू द गवर्नमेंट। तुम इसको एक किसको दिए, तो गवर्नमेंट को तुम जो है वो 100 रुपये जो पेड किए। ठीक है, टैक्स के रूप में। यू कंज्यूमर, यानी तुम कंज्यूमर हो, बियर टैक्स बर्डन, इससे क्या होता है, तो टैक्स, इसी को क्या कहता है, तो इसी को जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट रूप से ना दे करके इनडायरेक्ट रूप से जो देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब हम स्टेटमेंट के ऊपर समझते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल जुडिशियल कमीशन, नेशनल जुडिशियल कमीशन के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो है वो क्रिएटेड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, 99 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2014 में। द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाज द बॉडी प्रपोज टू अपॉइंट
ट्रांसफ़र, तो नेशनल जुडिशल कमीशन जो है वो उसका एक ऐसा बॉडी है जो कि क्या करता है, इसका काम है ट्रांसफ़र करना जजेस को ऑफ द हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी में जो है वो जजेस को भेजने के लिए ये काम करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। तो नेशनल जुडिशल कमीशन का क्या काम है, तो समझ में आ गया होगा। अब देख सकते हो यहाँ पे इसका कंपोजिशंस, इसमें जो है वो 6 मेंबर्स होते हैं। तो 6 मेंबर्स कौन कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इसका मेंबर होता है। 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो इसका मेंबर होते हैं, ठीक है। यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है वो इसके मेंबर होते हैं। 2 इमिनेंट पर्सन सेलेक्टेड बाय ए कमिटी, यानी कि कमिटी के द्वारा 2 मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है, वो भी जो है वो एनजेएसी के जो है क्या होते हैं, तो एनजेएसी के मेंबर होते हैं। अब हम ऑप्शन 3 के ऊपर समझते हैं। तो री एडजस्टमेंट ऑफ इलेक्टोरल कंसिस्टेंसी ऑन बेसिस ऑफ सेंसस 2011 रिलेटेड टू, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है 87 अमेंडमेंट एक्ट 2003 से रिलेटेड है, ठीक है। और 2001 सेंसस के आधार पर जो है वो इलेक्टोरल कंसिस्टेंसीज का एडजस्टमेंट जो है यानी डीलिमिटेशंस को अलाउ किया था, ठीक है। अब देख सकते हो कि डीलिमिटेशंस का मतलब क्या था। डीलिमिटेशंस का मतलब द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और रिड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कंसिस्टेंसी बेस्ड ऑन पॉपुलेशंस, यानी कि वैसा प्रोसेस जिसमें रिड्रॉ किया जाता है, ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कंसिस्टेंसीज को, ठीक है, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशंस, यानी पॉपुलेशंस के बेस के ऊपर जो है ना इलेक्टोरल कंसिस्टेंसी का बाउंड्री जो है वो रिड्रॉ किया था, यानी फिर से उसको क्या कहता है, तो रिड्रॉ किया था, अर्थात तय किया था बाउंड्री को, ठीक है, कि एक इलेक्टोरल कंसिस्टेंसी का कितना दूर तक बाउंड्री होगा, मत, ठीक है। इट इंश्योर्स, ए इंश्योर करता है क्या, इक्वल रिप्रेजेंटेशंस को इंश्योर करता है, जो कि डन आफ्टर सेंसस, सेंसस के कंडक्टेड बाय ए स्पेशल बॉडी। इसके लिए जो है वो स्पेशल बॉडी कंडक्ट कराया था, जिसको हम क्या कहते हैं, डीलिमिटेशंस कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो डीलिमिटेशंस का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन डी को देखते हैं। तो ऑप्शन डी में डिमार्केशन ऑफ न्यू बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट से रिलेटेड था, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो नो स्पेसिफिक अमेंडमेंट, इसके लिए जो है हमारे संविधान में कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया गया है, लेकिन ये आर्टिकल 3 में जो है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। बाउंड्रीज से रिलेटेड जो है वो हमारे आर्टिकल 3 में बताया गया है। पार्लियामेंट हैज़ पावर टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स, इसमें पार्लियामेंट के पास पावर है कि रीऑर्गेनाइज कर सकता है, स्टेट का क्रिएशन करना हो या फिर उसके बाउंड्री में चेंज करना हो, तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है, इसको याद रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि आज का 3rd क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये भी क्वेश्चन जो है वो 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए क्वेश्चन से। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका केम इनटू फोर्स इन द ईयर ऑफ 1810, क्या यूएसए का जो संविधान जो फोर्स में आया था, जो ऑफिशियली रूप से जो लागू हुआ था, ठीक है, तो 1810 में हुआ था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर से सोचो, ठीक है। ऑल रेवेन्यू मस्ट ओरिजिनेट इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूएस कांग्रेस। ऑल रेवेन्यू बिल जो है वो जो ओरिजिनेट होता है उस मस्ट, क्या ये ज़रूरी है कि यूएस कांग्रेस से ही हो? वहाँ पे भी 2 सदन होता है, ठीक है, यूएस में 2 सदन होता है, उसमें से क्या ये ज़रूरी है कि यूएस कांग्रेस सदन से ही हो, ठीक है, रेवेन्यू बिल को। जॉर्ज डब्ल्यू बस इज़ द ओनली प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या जॉर्ज डब्ल्यू बस जो है वो केवल प्रेसिडेंट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ओनली 2 स्टेटमेंट जो है ना, यहाँ करेक्ट पूछ रहा है, तो ओनली 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी रेवेन्यू बिल जो है वो पास होता है कहाँ से, तो यूएस कांग्रेस से ही पास होता है, ठीक है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था और जो ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, तो हम आगे समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 में बताया जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका केम इनटू फोर्स इन 1810। क्या ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। कब हुआ था, तो रेक्टिफाइड हुआ था, जो 1787 में हुआ था रेक्टिफाइड, और केम इनटू इफेक्ट यानी कि जो ऑफिशियली रूप से जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, तो 4 मार्च 1789 को जो है ना वो ऑफिशियली रूप से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेरिका का इन्फोर्स हो गया था, यानी लागू हो गया था, ठीक है। 1810 हैज़ नो सिग्निफिकेंस ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यूएस के
कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। तो ऑल रेवेन्यू बिल जो है मस्ट ओरिजिनेट इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूएस कांग्रेस। सभी रेवेन्यू बिल्स जो है वो जरूरी है कि यूएस कांग्रेस से ही पास होना ये जरूरी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 के सेक्शन 7 में बताया गया है। कहाँ पे? तो यूएस के संविधान में बताया गया है, आर्टिकल 1 के सेक्शन 7 में ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल रेवेन्यू बिल्स मस्ट ओरिजिनेट इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो कैसा क्वेश्चन पूछा है देख सकते हो कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है। सीनेट कैन अमेंड देम बट कैन नॉट ओरिजिनेट, ठीक है। सीनेट से अमेंड कर सकता है, सीनेट जो है वो इसको अमेंड कर सकता है, लेकिन ये ओरिजिनेट नहीं कर सकता है इस चीज़ को, ठीक है। इसी प्रकार से देख सकते हो कि यूएस में जो 2 बाइक कैमरल यानी कि 2 सदन जो होता है वो क्या नाम होता है? तो उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है एक को, और एक को सीनेट कहा जाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं क्या? बाइक यानी कांग्रेस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जैसे हम यहाँ पे पार्लियामेंट कहते हैं उसको हम कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 सीट होता है, जबकि सीनेट में जो है वो जो 100 सीट होता है, ठीक है। यहाँ पे रेवेन्यू बिल को जो है मस्ट ओरिजिनेट किया जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। इसको अपर हाउस कहा जाता है, इसको लोअर हाउस कहा जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या कहता है? तो लोअर हाउस कहा जाता है, और सीनेट को जो है वो अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 3 को, ठीक है। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है केवल प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो 43rd प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। कहाँ का? यूएस का, ठीक है। 2001 से 2009 के बीच देयर हैव बीन 46 प्रेसिडेंट स्टिल नो एज। अब तक जो है वो 46 प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएस में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। क्लियरली ही इज़ नॉट ओनली प्रेसिडेंट, ठीक है। ये बताओ कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल जो है वो यूएस में कितना साल का होता है? 100 बताओ, ठीक है। और भारत में कितना साल का होता है प्रेसिडेंट का कार्यकाल? अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स इन इंडिया? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस जो है वो कौन है जो कि सिक्योर करता है कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है स्टेट के बीच? तो देख सकते हो ऑप्शन में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, जोनल काउंसिल्स, द इंटर स्टेट काउंसिल। इसका स्टेटमेंट देख सकते हो। इसका स्टेटमेंट जो राइट क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले देख सकते हो यहाँ पे समझ लेते हैं हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है और एक्स्ट्रा लीगल का मतलब क्या होता है, ठीक है। इससे हमको आसानी होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ए बॉडी और इंस्टीट्यूशन दैट इज नॉट मेंशन, यानी कि वैसा बॉडी जो कि मेंशन नहीं किया गया हो संविधान में, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है आउटसाइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट मे बी स्टिल फंक्शन ऑफिशियली, लेकिन ये फंक्शन करता है ऑफिशियली रूप से, लेकिन ये जो है मेंशन हमारे संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे कई सारे बॉडी का नाम लिखा गया था, वैसा बॉडी को चूज करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ना किया गया हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और एक्स्ट्रा लीगल का मतलब ए बॉडी दैट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय एनी लॉ, यानी कि वैसा बॉडी जो कि क्रिएट नहीं किया गया हो एनी लॉ से, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इट इज़ नॉट इस्टेब्लिश बाय लेजिस्लेशंस, जो कि क्रिएट ना किया गया हो किसी लेजिस्लेशंस के द्वारा, यूजुअली क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, ठीक है। तो अब इसका राइट आंसर दो, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1 और 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और गवर्नर कॉन्फ्रेंस। तो हम आगे समझते हैं क्यों ये जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में देख सकते हो, ए क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल दोनों है, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये मेंशन नहीं किया गया है ना तो हमारे संविधान में, लेकिन इसको क्रिएट किया गया था कब? तो इट वाज क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस, ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस के द्वारा जो है वो क्रिएट किया गया था 1952 में, ठीक है। हेंस क्या हो जाएगा? इट इज़ बोथ, यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी है
जो कि मेंशन नहीं किया गया है संविधान में, और एक्स्ट्रा लीगल भी है जो कि किसी लॉ के द्वारा पास नहीं किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस का मतलब क्या होता है, ए डिसीजन और ऑर्डर टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, यानी कि वैसा डिसीजन जो कि लिया जाता है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के द्वारा टू क्रिएट ए बॉडी और टेक एक्शन विदाउट पासिंग ए लॉ, ठीक है, इन पार्लियामेंट और विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो इसका, तो एग्जाम्पल में देखो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको 1952 में इस्टेब्लिश किया गया था, प्लानिंग कमीशन 1950, नीति आयोग, ठीक है, जिसको 2015 में जो है वो लाया गया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है जिसको एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो प्रमोट करता है कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, कहाँ पे, तो बिटवीन स्टेट और सेंटर के बीच जो है वो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बीच, ठीक है। इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 1952 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस। तो ये क्रिएट किया गया था किसके द्वारा, तो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। देयरफॉर इट इज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये एक्स्ट्रा लीगल भी है, ठीक है। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 जो कि गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस था, तो ये क्यों सही है, तो देख सकते हो ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल दोनों है, ठीक है। इट इज़ जस्ट कॉन्फ्रेंस मीटिंग मैकेनिज्म, ये क्या है, तो जस्ट कॉन्फ्रेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशंस और एनी लॉ, ये ना तो हमारे संविधान में मेंशन है और ना ही जो है वो किसी लॉ में मेंशन है। यूज्ड फॉर द कोऑर्डिनेशन, तो ये भी काम किया जाता है किस लिए, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट के बीच इस्टेब्लिश करने के लिए इसको भी काम किया जाता है, ठीक है। जिसे देख सकते हो गवर्नर कॉन्फ्रेंस इज मीटिंग ऑफ ऑल स्टेट्स गवर्नर्स इन इंडिया, गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो सभी गवर्नर्स का मीटिंग से रिलेटेड जो है वो किया जाता है, ठीक है। डिस्कस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नर्स इशूज़ के ऊपर जो है वो डिस्कस किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट्स के बीच, ठीक है। तो इसका नेचर क्या है, ये जो है वो मेंशन नहीं किया गया है हमारे संविधान में और ना ही किसी लॉ के द्वारा एक्ट पास करके जो है वो बनाया गया है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है और ये भी एक्स्ट्रा लीगल है। तो इसको जो ऑर्गेनाइज करता है वो कौन करता है, तो ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और कंडक्ट कराया जाता है कहाँ पे, तो गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट कराया जाता है राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेट जो करते हैं ऑल स्टेट के गवर्नर्स पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट करता है और प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर यानी स्पेशली रूप से होम मिनिस्टर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में, इस बात को याद रखना। अब हम देखते हैं जोनल काउंसिल जो कि थर्ड स्टेटमेंट था, तो ये क्यों गलत है, तो ये जो है वो स्टेचुरी बॉडी क्या है, स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है, जो कि क्रिएट किया गया है, क्रिएटेड बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा 1956 में क्रिएट किया गया है, ठीक है। हेंस ये क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और ना ही एक्स्ट्रा लीगल है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जोनल काउंसिल जो है वो स्टेचुरी बॉडी है जिसका काम क्या होता है, तो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करने का काम होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच जो है वो, ये भी जो है वो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा इसको भी इस्टेब्लिश किया गया था जोनल काउंसिल्स को, सजेस्टेड बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये स्टेचुरी बॉडी है तो ध्यान रखना, ठीक है। देख सकते हैं कि भारत में जो जोनल काउंसिल है वो 5 जोन होते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न जोन्स, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल, सॉदर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, ठीक है। ये भी जो है वो सभी स्टेट के बीच जो है वो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है, ठीक है। अब 4 स्टेटमेंट को समझ सकते हो। इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो प्रोवाइडेड करते हैं अंडर आर्टिकल, तो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में आर्टिकल नंबर 263 में बताया गया हमारे संविधान में, ठीक है। हेंस क्या, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, द इंटर स्टेट काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये क्या है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था, प्रमोट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ये भी जो है वो क्या करता है, प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, ठीक है, स्टेट और सेंटर के बीच, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देख सकते हैं, इसके बारे में हमारे संविधान में 263 आर्टिकल में दिया गया है। इट इज़ नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। क्रिएटेड व्हेन द प्रेसिडेंट फील्स नीड, जब प्रेसिडेंट इसको मतलब जब प्रेसिडेंट को लगता है कि इसकी ज़रूरत है तब जाकर के क्या होता है, तो इंटर स्टेट काउंसिल को जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो इसको क्या कहता है, तो इसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है।
इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी कमीशन। तो किसके बेसिस पे? सरकारी कमीशन के बेसिस पे जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब हम देखते हैं आज का 5th क्वेश्चन, जो कि देख सकते हो, हु एमंग द फ्लोइंग कंस्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कौन जो है वो कंस्टिट्यूट करता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को, ठीक है। तो इसके बारे में हम बता चुके हैं कई बार नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, जो कि पूछा गया है क्वेश्चन 2013 में। द प्राइम मिनिस्टर, द चेयरपर्सन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का हम मेंबर बताए थे कि कौन कौन इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के कौन कौन मेंबर होते हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्रीज ऑफ यूनियन कैबिनेट होते हैं, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट जो है वो इसके मेंबर होते हैं, लेकिन फाइनेंस कमीशन जो है वो इसके मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा। देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके मेंबर जो होते हैं, देखो देख सकते हो, एनडीसी के मेंबर प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स इसके मेंबर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट या फिर गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज जो है वो इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 6 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी कौन सा बॉडी जो है मेंशन नहीं किया गया हमारे संविधान में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल्स, हम इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुके हैं और इसके बारे में देख सकते हो कि कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सभी मेंशन डज नॉट मेंशन कहाँ पे? तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। देख सकते हो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके बारे में हम डिटेल में पहले बता चुके हैं। तो ये क्रिएट किया गया था एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस के द्वारा 1952 में, ठीक है, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशंस। अब उसी प्रकार से देख सकते हो प्लानिंग कमीशन जो है वो ये भी मेंशन नहीं किया गया है, ये भी 1952 में एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस के द्वारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, नो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है। जोनल काउंसिल को भी देख सकते हो, ये भी नहीं मेंशन किया गया है हमारे संविधान में, ये भी क्रिएट किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा 1956 में, ठीक है। स्टेचुरी बॉडी है, संविधान में कोई मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 7 क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल के बारे में हम कई बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होगे तो पीछे के लेक्चर में जाकर देख सकते हो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया काइन, तो क्या हो सकता है? तो यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, क्या अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्ट ले सकते हैं प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा में? बी ए मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ द लोकसभा, क्या एक मेंबर हो सकते हैं लोकसभा के कमेटी के मेंबर हो सकते हैं? स्पीक इन द लोकसभा, क्या लोकसभा में बोल सकते हैं? वोट इन द लोकसभा, वोट कर सकते हैं लोकसभा में। तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये प्रोसीडिंग कर सकते हैं लोकसभा में, ठीक है, और ये भी मेंबर हो सकते हैं कहाँ के? तो लोकसभा की कमेटी के मेंबर जो है वो हो सकते हैं, ठीक है, और लोकसभा में जो है वो बोल सकते हैं, लेकिन वोट जो है वो लोकसभा में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? तो इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, देख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कहाँ का? तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स का जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होता है वो क्या होता है? तो एडवोकेट जनरल जो है स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है, और सेंट्रल का अटॉर्नी जनरल, जो कि हमारे संविधान में कहाँ मेंशन किया गया है? तो 76 में मेंशन किया गया है, ठीक है। देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा। हाँ, एजी यानी अटॉर्नी जनरल जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी बोथ हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा के प्रोसीडिंग में दोनों में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। बी स्टेटमेंट देख सकते हो, बी मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ द लोकसभा। तो एजी जो है यानी अटॉर्नी जनरल कैन बी नेम्ड एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर के रूप में जो है इसका नाम दर्ज किया जा सकता है। ही कैन बी पार्टिसिपेट इन द डिस्कशंस, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन डिस्कशंस में, ठीक है। थर्ड देख सकते हो, स्पीक इन द लोकसभा, क्या लोकसभा में बोल सकते हैं? हाँ, तो स्पीक जो है वो बोल सकते हैं, यानी लोकसभा में स्पीक
कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि एजी यानी कि वोट नहीं कर सकते हैं लोकसभा में, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का 8th क्वेश्चन। 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज़ फाइनली अप्रूव्ड बाय। 5 ईयर प्लान जो है इंडिया ने फाइनली अप्रूव कब किया था, किसके द्वारा किया गया था? ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2002 में पूछा गया, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो 5 ईयर प्लान किसके, तो इसको अप्रूव जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो एनडीसी के द्वारा जो है 5 ईयर प्लान को जो है वो अप्रूव किया गया था, ठीक है। तो देख सकते हो एनडीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द 5 ईयर प्लान इन इंडिया विल फाइनली अप्रूव्ड बाय एनडीसी, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ऑल्दो द प्लानिंग कमीशन इज प्रिपेयर्ड द प्लान, ठीक है। यद्यपि प्लानिंग कमीशन जो प्रिपेयर करता है इस प्लान को, ठीक है। फाइनल अप्रूवल जो है वो लगाया था किसके द्वारा? तो एनडीसी के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, विच इंक्लूडेड, जिसमें इंक्लूड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर ऑल स्टेट, ठीक है। 5 ईयर प्लान जो है वो क्या होता है? तो ये प्लान होता है 5 ईयर का, एक रोड मैप होता है, ठीक है। एक रोड मैप होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है टू डेवलप कंट्री को, डेवलप कैसे बनाया जाए, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो 5 ईयर प्लान प्रस्तुत किया जाता है। इसमें बताया जाता है व्हाट टू इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करना है, हाउ टू ग्रो इकोनॉमी, कैसे इकोनॉमी को ग्रो करना है, और वेयर टू स्पेंड इकोनॉमी, कहाँ पे मनी को स्पेंड करना है, तो इसके बारे में जो है बताया जाता है, ठीक है। देख सकते हो 5 ईयर प्लान जो है वो कई बार अब तक बनाया जा चुका है, ठीक है। अब हम आज का 9th क्वेश्चन को देखते हैं। द ऑथोराइजेशंस ऑफ द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, यानी भारत के संचित निधि के धन की निकासी जो है वो अनुमति किससे प्राप्त होती है, किसके द्वारा अनुमति लेना पड़ता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना हो, ठीक है, तो किससे अनुमति लेना पड़ता है? हम इसके बारे में कई बार पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो जाके पीछे लेक्चर में देख सकते हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। यूपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पार्लियामेंट से जो है वो अनुमति लेना पड़ता है, तब जाकर के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी विड्रॉ, यानी मनी जो निकाला जा सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली द आफ्टर अप्रूवल, जब अप्रूवल लिया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। एज पर आर्टिकल 266 एंड 144 इसमें हमारे संविधान में मेंशन किया गया, कहाँ पे? 266 और 114 में। विड्रॉ रिक्वायर्स अप्रोप्रिएशंस एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट, ठीक है। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो कि 10th क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग, 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, राइट टू फूड, विच ऑफ द एबव ह्यूमन राइट्स अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो कौन सा जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है? ह्यूमन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, जो कि 1948 में प्रोवाइड किया गया था। ए वाइड रेंज ऑफ सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस एंड कल्चरल राइट्स को बात करता है। तो देख सकते हो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन का बात किया गया था। तो राइट टू एजुकेशन इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 26 में ऑफ UDHR में, ठीक है। एवरीवन, सभी के पास ये राइट्स है कि राइट टू एजुकेशन का सभी के पास राइट्स है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इसको कहाँ पे रखा गया था? तो UDHR में रखा गया था, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हो राइट टू एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, ये भी हमारे संविधान में मेंशन किया गया आर्टिकल 21 के 2 में, ठीक है। एवरीवन हैज़ राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, सभी के पास ये राइट्स है इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस को, ठीक है, कि वो एक्सेस कर पाए पब्लिक सर्विस को। अब थर्ड स्टेटमेंट को देख सकते हो राइट टू फूड से रिलेटेड, जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 25 में बताया गया है राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड लिविंग के बारे में, ठीक है। इसमें देख सकते हो फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।